हो? किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? अभी बिहार पुलिस का दिलावारा आया है कि बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है बिहार में। होम डिलीवरी दारू चलता है। रास्ते में गंदगी थी, रास्ते के रास्ते में गंदगी थी। राम पूरे संसार पूरे जगत को लाया, राम कोई क्या लाने वाले हैं। किसका दोष है? किस्मत के दोष है। प्रेसिडेंट लॉ होना चाहिए। बहुत नई बात बता रहे हैं आप, बिहार में प्रेसिडेंट लॉ। हाँ मेरे दोस्त, ये बात सही है कि बिहार में रहने वाले लोगों के कई सारे ओपिनियन हैं। यहाँ के कल्चर, यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ के क्लीननेस, एजुकेशन और हालात को लेके। हमारे भारत में किसको शिक्षित बोलते हैं? 60% स्टूडेंट बाहर गया होगा काम करने के लिए, मजबूरन पढ़ाई छूट। आप भी खड़ा हो जाइएगा ना लालटेन से, तो आप ही जीतिएगा। इस हालत को अभी तक इमरजेंसी घोषित कर दिए होते। पहले सरकारी लाइसेंस के हिसाब से इस मार्केट में लोकेशन पर एक सरकारी ठेका था। हाँ, ठीक है। उसी से पूरे मार्केट चला था। हाँ। अभी आप इस मार्केट को बात करें तो हमको लगता है ना, कम से कम बेरोजगार लड़का ऐसा है कि जो 500 लड़का ऐसा होगा कि इससे रोजगार कर रहा है, बेच रहा है। पैके दहेज नहीं ले रहे हैं, वहीं पे शादी करवा देते हैं। ये नहीं देखते कि वो घर कैसा है, परिवार कैसा है। खैर, सुना ना आपने, यहाँ के रहने वाले लोग अभी भी इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बता देता है कि उसके घर और उसके गांव में अभी भी इस दारू का धंधा रुका नहीं है। इसके साथ साथ और भी छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप एज अ डिलीवरी बॉय में इन सब कामों में अपना समय बिता रहे हैं। दिल्ली पंजाब जाएंगे तो दिल्ली पंजाब जाएंगे। 80% टीचर अपने हस्बैंड का नाम अगर इंग्लिश में लिख दे तो उसका पैर धो के पी लूंगी। सोचो कितने कॉन्फिडेंस से ये बात बता रहे हैं कि वो वुमेन जो एजुकेशन में एज अ टीचर बन के गई है, वो अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं लिख सकती है। और अभी तो रुको, यहाँ के रिलीजन, कल्चर और यहाँ के कास्ट को लेके भी बहुत सारे प्रॉब्लम बचे हुए जो अभी देखना बाकी है। भोजपुरी फिल्मों में दिखाया जाता है, उसको रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वो पैसे के लिए उस कल्चर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बहुत ही घटिया ढंग से पेश करते हैं। चाहे उसमें लोग मरे या जिए, सीधी सी बात है। तब तक यहाँ कुछ नहीं दे पाए तो आपके घर में अगर लहास भी पड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोन चाहिए तो चाहिए। क्या है? कोई नहीं, सब कंगाल बना दिया है बिहार को। तो यहाँ के लोगों को चिढ़ाया जाता है बिहारी है, बिहारी है। पर फिर वो आर्ट ही ऐसी चीज थी जिसने सबसे पहले बिहार में कास्ट के बैरियर को तोड़ा। अब तुम्हें अगर चाहिए कि करप्शन पे मैं कोई स्टोरी चलूं तो तुम्हें समय सामने दिखा रहा हूँ, यही होता है करप्शन। खैर, अभी तक मैंने इस बिहार के टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको दिखाया है। अभी पूरा इतिहास तो बाकी है जो यहाँ के रहने वाले लोग अपने आम जिंदगी में कभी किसी को बता नहीं पाए। कुछ रियलिटीज जो मीडिया आपको अभी तक नहीं दिखा पाई है। हालांकि बने रहो मेरे साथ। इस वीडियो में मैं चैलेंज करता हूं कि वीडियो खत्म होते होते तक बिहार को लेके आपका जो बिलीव और ओपिनियन है पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि मैंने भी जब इस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करा तो रियली में मैंने जैसा सोचा था वैसा है ही नहीं बिहार, और जैसा लोगों ने ओपिनियन बनाया है वो बहुत अलग है। मेरे साथ बने रहो, एक एक करके पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा हमारे सार्थक गोस्वामी भाई के चैनल में जो सीरीज शुरू हुई है बिहार फॉर बिगिनर। इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है। वीडियो के कई सारे रेफरेंस भी उसी सीरीज से लिए गए हैं पॉइंट को और अच्छे से समझाने के लिए। हालांकि जब आप ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छे से जाके देखोगे तो आपको लोगों के पर्सनल ओपिनियन, बिलीव, जो स्ट्रगल देखने को मिल रहा है उसका रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपका दिमाग घुमा देगी। देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि हालात इतनी भी खराब आखिर कैसे हो सकती है। एक इंसान रोटी, कपड़ा, मकान को लेके भी इतना स्ट्रगल कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा है मेरे दोस्त। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को शुरू करते हैं दोस्तों एजुकेशन से। क्योंकि बिहार के एजुकेशन को समझोगे तो 10 साल से लेके जो 19 साल के बच्चे हैं बिहार के अंदर में, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 9.24%। और 15 से 24 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उसकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है 7.56% कवर करती है, जो हमारे टोटल इंडिया के यूथ के पॉपुलेशंस का है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बिहार कितना बड़ा रोल प्ले करता है कंप्लीट कंट्री के यूथ पॉपुलेशंस को लेके। इंडिविजुअली अगर रिकॉर्ड करोगे तो 15 लाख के बच्चों की पॉपुलेशन है, जिसमें 8 लाख मेल हैं और 7 लाख फीमेल्स बच्चे हैं। और यही सब वो बच्चे होंगे जो आने वाले समय में बिहार का फ्यूचर डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टमेशन ऑफ एजुकेशन प्लस, जिसे UDICE बोलते हैं, इसका 2021 से लेके 22 तक का डेटा है, जिसमें दिखाया गया है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चों का एनरोलमेंट है ये अराउंड 12 लाख के आसपास तक का है। मतलब अपर से लेके सेकेंडरी क्लास तक के टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो अपर प्राइमरी क्लासेस में जो 6 से लेके क्लास 8 तक की एनरोलमेंट है ये अराउंड 7 लाख के आसपास है। यही सेकेंडरी में 3 लाख और हायर सेकेंडरी एजुकेशन
एजुकेशन मतलब 11th और 12th तक आते आते ये एनरोलमेंट लगभग 2 लाख के तक चली गई है। सोचने वाली बात इस चीज की है कि इनके बीच में जो टोटल ड्रॉप आउट का रेट है वो अराउंड 72% के आसपास है। जब डेटा आप देखोगे तो अपर प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक के बीच के आपको कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। और ये उस समय ड्रॉप आउट करे गए जब बच्चे अक्सर क्लास एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर का टाइम आता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। खैर ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया ये UDIC प्लस ने कलेक्ट करा था हायर स्कूल्स वालों के लिए। आंगनबाड़ी का तो डेटा कलेक्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 सेपरेट बॉडीज काम करती है। क्योंकि एक्चुअली जो ये आंगनबाड़ी सेंटर ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर में आती है। ये एक्चुअली में गवर्नमेंट के जो एजुकेशन प्रोग्राम है इससे थोड़ा अलग चलती है। एक के ऊपर में दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है और डेटा प्रॉपर्ली शेयर नहीं हो पाया, जिसके कारण जो 72% रेट है ये सिर्फ अपर और हायर स्कूल वाले का मैंने दे सका है। आंगनबाड़ी में कितनी बच्चे अर्ली स्टेज में ड्रॉप आउट कर गए इसका तो डेटा अभी तक मिला नहीं है। और इवन एजुकेशन के सेक्शन में भी जो आंगनबाड़ी वाला सेक्शन है इसमें बच्चे के एजुकेशन किस तरीके से हो रही है, कैसी पढ़ाई हो रही है और बच्चा कितना एलिजिबल हो पा रहा है पढ़ने में, क्या क्वालिटीज मिल रही है, इसका भी सरकार के पास डेटा नहीं है। ना पॉलिसीज बन पा रही है, ना इंप्रूवमेंट फिल्टर हो पा रहा, ना अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करी जा रही है कि आखिर क्या हो पा रहा है। और ये जो सिचुएशंस देखने को मिला इस पे हम कैसे डिनाई कर दें कि डिवीजन एक्चुअली में जो स्कूल नहीं जा रहा है इससे कोई पूछने भी नहीं आया है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। अच्छा, छठा में नाम लिखाया हुआ है, जाता नहीं है। अरे विभीषण स्कूल का ही नहीं जाता है तू? नहीं जाते। इसको कुछ कपड़ा लता का दिक्कत हो गया है। यूनिफॉर्म नहीं है। हालांकि इसे गरीबी भी कहते हैं। द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI दिखाती है कि 2015 से लेके 2016 के बीच में, इवन 2019 से लेके 2021 तक के बीच में जो हमारी पॉवर्टी रेट है बिहार की वो 18% कम तो हुई है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये जो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी है ये अभी भी 34% के आसपास है। लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, अपना खाना, बेहतर कपड़ा, एक अच्छा घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिहार में। और ये नंबर बहुत बड़ा है बिहार में। 34% मायने रखता है एक करोड़ों की पॉपुलेशन रखने वाला स्टेट। आओ साथ में मिलकर हालात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। छोटी बच्चियां अर्ली स्टेज में ही अपना एजुकेशन छोड़ देती है और इन्हें घर के कामों पे लगा दिया जाता है। हालात अगर थोड़ी बहुत इधर उधर देखने को मिले तो इसे शादी भी कर दिया जाता है। और जब ये शादी हो जाए तो ये सबसे पहले आइसोलेटेड हो जाती है यहाँ के स्कूल, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली से। यहाँ पे इनका डेवलपमेंट यहीं ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा पुराने बिलीव को लेके भी अभी तक देश इस स्टेट में चलती आ रही है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के हिसाब से जो लड़कियां आज 41% के आसपास है, जिसकी उम्र 21 से लेके 24 साल तक है, ये एक्चुअली में 18 साल से कम उम्र में ही शादी हो गई थी। फिलहाल अभी तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, अराउंड 17, 17.5, 18 साल के बाद लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभी भी हमारे जो लीगल एज है उससे काफ़ी अंडर है। और यहाँ के लड़कों के साथ तो खेल ही अलग है। सबसे पहले ये फैमिली की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पढ़ाई छोड़ने के बाद बाहर एज अ लेबर वर्कर की तरह काम करते हैं। यार पढ़ाई काहे छोड़ दी? पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए। सरकारी स्कूल में तो तफीस भी नहीं लगता होगा। नहीं, घर का हालात छोड़ा दिया पे पढ़ाई, इस मजदूरी वाला काम। कितना दे देते थे? 5 रुपया दे रहे थे दिन का। और उसमें क्या कमा रहे थे, क्या बेच रहे थे यहाँ पे? बेच कुछ नहीं रहे थे, चुनाई प्लस्तर का काम चल रहा था। और जब ये घर रिटर्न होते हैं तो सबसे अच्छा और सेफेस्ट ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स। और गवर्नमेंट जॉब्स में बिहार पुलिस, कांस्टेबल इजी, सेफेस्ट और अर्ली एक्सेस होता है यहाँ के बच्चों के लिए। तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो? अभी बिहार पुलिस का। इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है, क्लास 12th पास होना है और सैलरी एटलीस्ट 21,000 से ऊपर तो होती है, जो कुछ नहीं से तो बहुत बेहतर है। जिसके कारण जो यहाँ का स्टेट है एक बहुत मास पॉपुलेशन यहाँ के गवर्नमेंट जॉब के लिए एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शंस भी तो नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है UPSC, IIT और BPSC ऐसे पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए। अभी इसका पॉइंट यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत डीप में इसमें समझने की बात है। साथ में बने रहना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जरा सोच के देखो, ये सिर्फ बेसिक जरूरतों को पूरा करने की बात हो रही है और हम कितना इस बात को सच बता रहे हैं, एक बार खुद ही देखो जरा। मिल जाएगा रोजगार तो तमिलनाडु क्या करे जाएंगे, जाता तो पूरा बिहार का जाता है। इस गांव से कौन कौन गया आपके साथ? गांव से तो बहुत गया है, बहुत आया है। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको अगर समझोगे तो जो बिहार में रहने वाले लोगों की अर्निंग है पर ईयर वो अराउंड मात्र 60,000 पर ईयर है। जो हमारा जो नेशनल एवरेज है 1,89,000, इससे बहुत ज़्यादा कम है।
जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बिहार में ऑलरेडी बहुत कम है, अराउंड 5 से 6% का स्टेट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब है नहीं। 12% बिहार की पॉपुलेशन है जो अर्बन वाले एरियाज़ में रहती हैं, जिसका डेली का इनकम 519 रुपये के आसपास है, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं इस अर्बन एरियाज़ में वो 420 रुपये के आसपास तक कमा लेते हैं। इसके अलावा जो रूरल वाले एरियाज़ है उनका डेटा भी नहीं है हमारे पास। मनरेगा जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम तो चलाती है जो अर्बन रूरल वाले एरियाज़ में 255 रुपये पर डे में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देते हैं, लेकिन खुद ही सोच के देखो क्या एक दिन में 255 रुपये कोई इंसान कमाएगा तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। और इसी चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है बच्चों पे, जो अपने बड़ी अर्ली स्टेज से ही इस प्रॉब्लम को लेके नौकरी के पीछे ध्यान देते हैं। एक 11 और 12 साल का बच्चा जो IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए अपने 16, 17, 18 साल की उम्र से ही प्रिपरेशंस में लग जाता है। इस एजुकेशन का कॉस्ट उठाना भी इतना भारी पड़ जाता है कि फैमिली मजबूरी में बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट करवा देती है, जिसके लिए ये कभी कमाते नहीं हैं, लेकिन जितनी अर्निंग होती है उस पर ही डिपेंड होकर काम करना पड़ता है। कोचिंग सेंटर स्पेसिफिकली स्कीम्स तो निकालते हैं SC, OBC और DNT कम्युनिटीज़ को लेके, जैसे कि 60% सीट यहाँ के ग्रेजुएशन के बाद UPSC और SSC के लिए निकलता है, और इवन 40% सीट्स कोचिंग सेंटर्स देती है 12th पास वाले IIT के प्रिपरेशंस के लिए। वीडियो में एक आप कॉन्टेक्स्ट भी देखोगे कि यहाँ के इंस्टीट्यूट वाले बच्चों की हेल्प कर रही है इसके अर्ली स्टेज से एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसी जगह है जहाँ पर इतनी गरीबी है, शिक्षा नहीं पहुँच पाया है, तो शिक्षा हर जगह होनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है जो पढ़ना चाहता है या पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को, वो हमारे पास आए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर जॉब निकल जाता है तो इन्हें लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मतलब अगर आप एक बार ठहर के भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। एक्चुअली में कोचिंग सेंटर्स भी प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब वहाँ के बच्चे एक्चुअल में एजुकेशन बेहतर हो, उसकी अर्ली स्टेज की फाउंडेशंस बेहतर हो, जिसके कारण जो बच्चे गांव से आए हुए होते हैं और जो बच्चे शहर में पढ़ रहे होते हैं उन दोनों के बीच में अनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। एक अनफेयर एडवांटेजेस समझोगे तो अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों को मिल पाता है, जिसके कारण जो कंपटीशन है, जो मार्केट है, उसमें इनडायरेक्टली रूरल एरिया वाले बच्चों को इस फील्ड से हटना पड़ता है। इन्हीं सब लोगों के बीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके क्वेश्चन राइज करा गया था कि अर्ली टाइम पे जो टीचर की रिक्रूटमेंट हुई थी इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला था। सरकार की तरफ से जो कंट्रोल था वो मुखिया के हाथ में दे दिया गया था, जिसके कारण उनके अपने रिश्तेदार कुछ पैसे लेकर कुछ और अदर्स प्रोसेस के थ्रू जो बिल्कुल इलीगल है उसके कारण टीचर रिक्रूट करे गए। ऐसे टीचर रिक्रूट करे गए जिसे नाम तक सही से लिखने नहीं आ रहा। इन पब्लिक के बीच में इन भाई साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, ये सही में कितना सच हो सकता है, जरा एक बार वीडियो देखो आप। दूसरा, मुखिया के द्वारा टीचर की बहाली, जो कि मुखिया सिर्फ पैसा लेके बहाल किया है। और आज आप जाइएगा तो बिहार के हजारों स्कूल में लाखों महिलाएं या अन्य शिक्षक जो हैं वो अनपढ़ हैं। दस्तखत कर देंगी तो आपको शर्म आ जाएगी। वैसे इस चीज़ को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। इसका कंट्रोल BPSC के हाथ में दे दिया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार किया जिसे हम लोग बोलते हैं BPSC TRE एग्जाम। हालांकि आपको बिहार फॉर बिगिनर के पहले वाले सीरीज में ही देखने को मिलेगा कि बिहार में प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेके चल रहा, एक टीचर रिक्रूटमेंट को लेके, जिसका BPSC TRE 4.0 का एग्ज़ाम होना था। यहाँ भी सरकार ने अपना जुमलाबाजी दिखा दिया जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रही है। प्रॉमिस करी गई थी 1 लाख वैकेंसीज देने वाले हैं। लास्ट टाइम पे ये वैकेंसीज कितने पे आके रुक गई? मात्र 26,000। और ये प्रोटेस्ट इसी बात को लेके चल रही है कि एक तो आपके पास टीचर नहीं है, मतलब हर कोई जानता है कि हालात क्या है, और उसके बाद फिर इलेक्शन अभी आने वाले हैं, इसके बाद वैकेंसीज में भी आपकी जुमलाबाजी चलते देखने को मिल रही है। एक हम लोग का एक सुझाव है, सरकार को इतना हम बताना चाहते हैं कि हम लोग कमजोर नहीं हैं। और इसके अलावा 35% गवर्नमेंट ने अप्रूव करा रिजर्वेशन वुमेन को लेके, जो एक्चुअली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को लेके था, जो बेसिकली यहाँ के जनरल कैटेगरी और अदर रिजर्वेशन कास्ट को लेके एनरोल करा गया। इसको जरूर टीवी में दिखा दीजिएगा। 3 पॉलिसी जो उनका हुआ वो बिहार को पीछे ले गए। बताइए कौन सी? सिपाही में 35% महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, उससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स था यहाँ का शराब।
वो है दारू बैन या फिर अभी बिकती है? दारू तो खुलेआम चल रही है। अभी भी तो मेरे गांव में बेचा जाता है। उसका कॉल करिए, आपके घर तक आके पहुंचाए। 1200 रुपया में फुल, 600 रुपया में हाफ। तो कहाँ बंद है ये? 2016 से लेके 2000 अभी तक में जितनी भी इस अल्कोहल को लेके इशू देखने को मिलते आ रहे हैं, इस चीज़ में सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट था यहाँ के रीजन को लेके। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, सिरान, सिवान, गोपालगंज, ये सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। और बिहार का जो अपना बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इससे से सीधा रूट बना हुआ है। सबसे बड़ा डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे इस चीज़ है कि ये जो टॉक्सिक एलिमेंट है मिथेनॉल, इसे सबसे ज़्यादा सेल करने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो टोटल 20,000 करोड़ तक का ट्रेड हुआ एक साल से ऊपर में। और इसलिए ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ की मीडिया इन्वेस्टिगेशन, रूलिंग पार्टी, लोकल सप्लायर और इवन पुलिस, और इसके बाद जो यहाँ के लिक्कर माफियाज हैं, इन सब के कोऑर्डिनेशन के बाद एक्चुअली में इस प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है। इस मेथनॉल को बड़ी कम मात्रा में और छोटे स्केल्स लेवल पर ट्रांसपोर्ट करा जाता है, जिससे कि ये पकड़ी भी नहीं जाती है और कम अमाउंट सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की बात हो जाती है। 2016 में 1.2 मिलियन लोग अरेस्ट हुए थे। लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा केसेस फाइल करे गए थे सिर्फ इस चीज़ को लेके। और इसमें टारगेट कौन हुआ था? यहाँ के लोकल सप्लायर, यहाँ के सेलर्स। 190 से भी ज़्यादा केस कंफर्म हुए थे। विक्टिम इसलिए इलाज कराने नहीं जाते थे कि पुलिस इसके ऊपर में एक्शन लेगी। डर था लोगों के अंदर में। आज हालात ऐसे हैं कि इसमें कई सारे बच्चे भी इन्वॉल्व है। एक एज ए डिलीवरी बॉय और सप्लायर के जैसा काम करते हैं 100 रुपये पर डिलीवरी पे। ये कॉन्टेक्स्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बच्चे इकोनॉमिकल प्रेशर्स को झेलने के कारण, अपनी ज़रूरतें पूरा करने के कारण मजबूरी में इस कामों में फंसे हुए देखने को मिलते हैं। एक वीडियो मुझे भी इस सीरीज़ में देखने को मिला, जो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रहा, एंजिट खा रहा, एसपी खा रहा, व्हाइटनर सूंघ रहा, सुनेशन सूंघ रहा, और उसमें भी क्या, अभी हमारे अनुसार से इतना छोटा छोटा बच्चा व्हाइटनर लेता है। इवन सरकार ने 4 लाख रुपए तक के प्रोग्राम रिलीज कर दिए थे, कई को दिए भी, लेकिन इसके ऊपर में एक प्रेशर बना कि फैमिली सपोर्ट करे गवर्नमेंट को कि हाँ वो अल्कोहल वाले प्रोग्राम को एक्चुअली में बंद करने के लिए सरकार को इन्हेस कर रही है, सरकार के पॉलिसी में सपोर्ट कर रही है। इस बात के कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए एक छोटा सा बच्चा इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दे दिया। वीडियो देख लो जरा। फिर घर में खाना भी नहीं बनाते हैं, किसी के मतलब बहन बेटियां लोग भूखी रहते हैं, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं पढ़ नहीं पाती वो लोग। वो दारू बंद करवाना है, कहाँ गांव में बंद है? अभी भी तो मेरे गांव में बेचा जाता है। और ये एक ही जगह की हालत है, हर जगह ऐसा ही है? हर जगह ही ऐसा है। हालांकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बाद था यहाँ का गार्बेज और क्लीननेस। पटना ऑलरेडी देखोगे तो 680 टन गार्बेज पर डे निकालता है। दरभंगा के केस में जो आपने क्लिप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये दरभंगा का है। दरभंगा के केस में समझोगे तो 10 टन पर डे दरभंगा खुद गार्बेज निकालता है। डोर टू डोर जाके जितने भी वेस्ट कलेक्ट होते हैं शॉप से, वहाँ के रूरल एरिया से, वो सब एक जगह लाकर मिक्सड हो जाते हैं। इनके पास सिटी में कोई ऐसा स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है जो वेस्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सके, जिसके कारण सबको एक ही जगह लाकर डंप कर दिया जाता है। जो टेक्स्ट कहा गया था सार्थक भाई के थ्रू, दरभंगा वॉज द मोस्ट अनक्लीन सिटी ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पे अनट्रीटेड सिस्टम है ही नहीं। वैसे देखोगे तो पॉइंट बताने के लिए दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी 1982 में स्टेब्लिश हुए थे और अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर तक का ही एरिया कवर करना है। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि पैसा, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस चीज़ को सही से ऑपरेट कर सके। तो यहाँ के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो इंटरफेयर करा था म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, जो यहाँ के तालाब में जाके डंप कर दे रही थी गंदगी। सही बात है, यहाँ पे एक अभियान भी चलाया गया था, तालाब बचाओ अभियान, जिसे लीड कर रहे थे नारायण चौधरी। इस बात पे अवेयरनेस फैलाने की कि तालाब को बचाने की कोशिश करो, एक बेसिक क्लीननेस और पोल्यूशंस के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। इस बात पे ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिस्टम ही इस तरीके से डिस्टर्ब है कि ये वेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे। वहाँ के लोगों का भी अपना कोऑर्डिनेशन था कि वो प्रॉब्लम्स और जो वहाँ की क्लीननेस है उस चीज़ को लेके अवेयर थे नहीं। इनका कोऑर्डिनेशन काम तो आया, लेकिन अभी भी जो ड्रेन सिस्टम है और जो वहाँ का सिस्टम डिज़ाइंड है क्लीननेस को लेके, ये वैसे ही प्रॉब्लम में फंसा। इसको जागरूक करना भी तो नगर निगम का ही काम है। नगर निगम का गाड़ी आता है जब कचरा बिकने के लिए, तो उसमें डाल सकता है, गाड़ी में भी डाल सकता है कचरा। मगर करेगा जनता क्या, इधर डाले इधर बिक देगा, उधर बिक देगा। इसमें पब्लिक का भी कुछ गलती है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीरीज देखने को मिलेगा तो यही था बिहार के बिजनेस, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा निकल के आया था चंदन राज का। ये एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी कंपनी बिहार में खोली थी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट कंपनी। जरा एक बार सोच के देखो कि आप या किसी भी इंसान से एक बार वो पूछ के देखना कि आप बिहार में कंपनी जाके खोलोगे। ये चंदन राज एक्चुअली में अपनी कंपनीज ओपन करे थे बिहार में
और ये काफ़ी यूनिक कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। बुद्ध के नाम पे जितना आशीर्वाद अभी बिहार में किसी को नहीं मिला होगा, उससे ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे मिल गया। और बिहार की हिस्ट्री से अगर सही में फ़ायदा मिलता है तो यहाँ की नालंदा, गौतम बुद्ध और मिथाली पेंटिंग जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसे लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और इससे मानो या ना मानो, इससे फ़र्क तो पड़ता है। आपके बिजनेसेस कहाँ हैं, कैसे सिचुएशन में है, कैसा कल्चर है, कौन सा जगह है और इसका हिस्ट्री किन लोगों से जुड़ा हुआ है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि फाइनल आउटपुट क्या आप पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही चंदन राज के साथ भी देखने को मिला। इनकी कंपनी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट और जो कल्चर, जो सिस्टम करप्ट बना हुआ था, इस चीज़ को लेके इनके प्रोजेक्ट फेल होते हुए देखने को मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं करप्शन को लेके, जरा एक बार देखना है इस वीडियो पे। तो मैं पटना एयरपोर्ट पे आपको लेने आऊँगा, आपको लेके खुद के गाड़ी से आऊँगा, यहाँ होटल में रोकूंगा, ऑफिस आइए जाइए। उनको जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ना, वो ना दिस इज नॉट समथिंग कि यहाँ हो नहीं सकता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। यहाँ आपको बिहार में रहना है तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको रजनीकांत बनना पड़ेगा कि सब कुछ आप ही करेंगे। ये जो इनने एक लाइन कही ना कि आपको रजनीकांत बनना पड़ेगा, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इस करप्शन को हैंडल करने के लिए आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम पूरी तरीके से डिजाइंड है और ये करप्शन जिस तरीके से चल रही है, ये हैंडल करना मुश्किल है एक कंपनी वाले को। और रियली में क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम में अपना काम जल्दी करवाने के लिए लोगों को पर्सनल बेनिफिट देने की बात कर दी है। इन भाई साहब ने जो ये बात करा वीडियो पे, ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई झूठ बात भी देखने को नहीं मिली। देखो जरा। देने की घूस वो आपकी जेब से निकालेगा, चाहे आप कहाँ से लाए हैं, वो उससे मतलब नहीं है। वो भी इसके बाद भी अगर घूस लेके भी काम कर दे, वो भी नहीं, कम से कम 10 दिन घुमाएगा। अब जैसे आप सोच रहे हैं, इन्होंने 10 रुपया दिया, इनका काम हो गया, चलो मैं तो इतना परेशान हो रहा हूँ, चलो 50 देता हूँ। तीसरा देगा तो उसका काम हो गया, मैं भी इतना देता हूँ। वो तो फैलता जा रहा है वायरस की तरह। फिर अपने पॉइंट पे अगर हम लोग वापस आ जाए तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो ये मिथिला पेंटिंग है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। आपने मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, कभी बिहार जाओ तो उसमें भी देखने को मिलेगा। इवन कई कपड़ों में भी इस पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। यहाँ पे 3 भारत रत्न अवार्ड मिले जा चुके हैं और इस पेंटिंग को जो करने वाले आर्टिस्ट हैं, इन्हें वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करा जाता है। लेकिन ये कमाते कितना है? बिल्कुल नहीं। यही पेंटिंग आगे जाकर बहुत महंगे दामों पे बिकती है, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट इसी बात पे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा गैप पॉइंट है। कलकत्ता एक्सपो हुआ, उस समय मिडिल मैन हावी रहता है क्योंकि वहाँ खरीद बिक्री ज़्यादा चलता है, तो एक उसमें कलाकारों का मौका नहीं मिलता। खैर इस पॉइंट पे तो मैं थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करना चाहूँगा। मखाना ये एक टाइप का फल है जो एक्चुअली में हम लोग खरीद के खाते हैं, लेकिन इसके जो लैंड ओनर है जो इसे उगाते हैं, ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सेक्शंस है, वो क्या सबसे बड़ी रियलिटी एक्सपोज करते हैं। एक बार देखो जरा, समझ पाओगे तो रियली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है जिसके बीच में चीजें कितनी ज्यादा मैनिपुलेट करी जाती है। बेचने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा अभी तक उपाय नहीं है, प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। अच्छा। तो अभी तक ये सिस्टम नहीं है कि किसी भी दूसरे अनाज की तरह हम इसको लेकर जाएं और कहीं उसका लावा लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं है। जैसे हम आटा पिसाते हैं, चावल, धान से चावल तैयार करते हैं, इसका ये सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। एक एग्रीकल्चर का कितना बड़ा सेक्शन इन सब कामों से जुटा हुआ है जो एक्चुअली में आगे शहर में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। एक छोटे से समझने की बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक ही सवाल हमारे पास आके छूटता है कि आखिर कौन कह रहा है कि बिहार पीछे है। अपनी इस पूरे वीडियो में एक राउंड ट्रिप ले लिया यहाँ के कल्चर, रिलीजन, बिजनेस, एजुकेशन, करप्शन और इवन यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, लेकिन पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद एक सवाल तो हमारे पास उठता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक बार में अगर आंसर देना चाहूँ दोस्तों इस पॉइंट को लेकर, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि पास्ट को भूलना ही बेहतर है। अब इस पॉइंट पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, अगर एक सवाल पे क्वेश्चंस करते हैं कि आगे कैसे बेहतर इंप्रूव किया जा सकता है, तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये सही में इंप्रूव करा जा सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ के प्रोसेस को लेके, यहाँ की अकाउंटेबिलिटीज को लेके। हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, बेसिक एजुकेशन, इन सब चीजें आ तो रही हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो जा कहाँ रही है, वहीं के रहने वाले प्रोसेस के बीच में इश्यूज देखने को मिल रहा है। इस चीज को लेके यही इस पूरा प्रोसेस में आपको समझ में आएगी कि जिस चीज को लेके आप सोचते हो कि हम पीछे हैं, ऐसा है नहीं, बनाया गया है और ये सुधारा जा सकता है। एक बार जरा सवाल करके देखो कि अगर थोड़ा सा समय लंबा भी लगता है तो क्या फर्क पड़ता है। चीजें सुधर गई तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं होगा।
इस पॉइंट पे लेके मैंने कास्ट को लेके कोई बात नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इस पॉइंट पे कास्ट एक बहुत ही अजीब सी टॉपिक है। रियली में इंसानों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि हम इस पॉइंट पे कवर नहीं कर सकते, और इसके बारे में अगर कम ही बात करी जाए तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हम आगे बढ़ने के ऊपर में ध्यान देते हैं, जो एक सबसे मेन मुद्दा हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मेरे मायने में कास्ट नहीं हुए। इस पॉइंट को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्त। बिहार फॉर बिगिनर सीरीज को हम यहीं पे बताते हैं कि आप जाके देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी के लिए हम आपसे फिलहाल वीडियो से अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।